निकालना था। योगफल की दिशा में इकाई सदिश निकालना था। ठीक है, चलो देखो आगे अगला सवाल। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर क्या, कहाँ तक बताए, कौन नंबर डाले थे सदिश का? क्वेश्चन नंबर 12 क्या नंबर है डाले हो? अच्छा लो देखो, यदि वेक्टर ए बराबर ये दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये दिया है। वेक्टर सी बराबर दिया है आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप, तो सदिश कौन सदिश? 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर एक मात्रक सदिश के आगे के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। किसी सदिश के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालना है। यहाँ लिखो नोट फर्स्ट, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश आपको क्या बताया गया था? इकाई सदिश या मात्रक सदिश, क्या बताया गया था आपको पहले? ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। ये नोट फर्स्ट है। नोट सेकंड ये है, वेक्टर ए के समांतर सदिश की दिशा में, वेक्टर ए के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश दिशा में मात्रक सदिश बराबर भी यही होता है, ए कैप अपान वेक्टर ए का मापांक। ठीक है, जैसे मान लो जैसे एस अक्ष ये है ना, सुनो, तो एस अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप। तो एस अक्ष के समांतर दिशा में जितने होंगे उसकी इकाई सदिश आई कैप लिखा जाएगा। एस अक्ष के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या लिखा जाएगा? आई कैप। ठीक है, यदि एस अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या है? आई कैप है, तो एस अक्ष के समांतर जितने सदिश होंगे उन सब की दिशा में इकाई सदिश आई कैप होगा। ठीक है, यदि बाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश जे कैप है, तो बाई अक्ष के समांतर जितने सदिश होंगे उन सब की दिशा में इकाई सदिश क्या लिखा जाएगा? जे कैप। यदि जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश के कैप है, ये मान लो जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष के समांतर जो सदिश होगा तो इसमें के कैप रहेगा, के कैप। जेड अक्ष के समांतर जितने सदिश होंगे उनकी दिशा में इकाई सदिश क्या होगा? के कैप होगा। ठीक है, तो वही लिखा गया कि वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश या मात्रक सदिश क्या है? ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए का मापांक। तो वेक्टर ए के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश या मात्रक सदिश ए कैप बराबर वही होगा। तो ये क्या कहता है? इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालो, चाहे इसके समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालो, वही होगा ये सदिश अपान इसी सदिश का मापांक। जिस सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालना हो वही सदिश अपान वही सदिश का मापांक, और उसको दर्शाते एक कैप से हैं। तो इसमें थोड़े पूरे में कैप ऐसे थोड़ी लगाएंगे, शब्द में लिख देंगे इस सदिश की दिशा में मात्रक सदिश। ठीक है, इतना बड़ा कैप कौन लगाए, इतना बड़ा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? शब्द में लिख देंगे इस सदिश के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश बराबर। तो देखो अब इसके सलूशन में आते हैं। लिखो हल, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर सदिश की दिशा में मात्रक सदिश बराबर क्या लिखेंगे? यही सदिश अपान इसी सदिश का मापांक। 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी अपान 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी का मापांक।
तो ये क्या लिखोगे, 2 वेक्टर ए, तो 2 गुणे वेक्टर ए का मान दिए गए हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, माइनस बी के स्थान पे क्या लिख दोगे, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 इंटू वेक्टर सी आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर 3 इंटू वेक्टर सी के स्थान पे क्या लिखोगे, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, इसका मापांक, तो इसको लिखते क्या है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये होगा 3 आई कैप 3 दूना 6 जे कैप 3 के कैप, ये क्या होगा, 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, 2 आई कैप जे कैप माइनस 3 के कैप, 3 आई कैप 3 दूना 6 जे कैप 3 के कैप, ऐसे, ठीक है, इसका मापांक भी लगाना है। फिर क्या है, 2 आई और 2 आई कट गया, 3 आई बचा, 2 जे देखो और जे कहीं और भी होगा, ये जे 3 जे और माइनस 6 जे, तो माइनस 3 जे के, 2 के माइनस 3 के तो माइनस के बचा, माइनस के और प्लस 3 के तो प्लस 2 के बचा, तो 2 के कैप अपान क्या हुआ, यहाँ पे यही आएगा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप का मापांक, इसको क्या लिखेंगे, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप अपान अंडर रूट क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप 2 के कैप, 9 9 ये 4 9 9 18 18 4 22, गूगल पे फॉर क्या बिजनेस हो में जाएगा, 40 रुपए मिले। 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप अपान रूट 22, यही आंसर, आभेद सदिश यही है। एक अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर, सदिश वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस प्लस के कैप के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो, जिसका परिमाण 5 इकाई हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या हो, 5 इकाई हो। तो पहले दोनों वेक्टर का परिणामी निकालो, उसकी दिशा में इकाई सदिश निकालो योगफल करके, परिणामी करोगे, परिणामी का मतलब ये होगा दोनों का योगफल, पर दोनों के योगफल के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालो और इकाई सदिश में 5 का गुणा कर दो तो आभेद सदिश आ जाएगा। सुनो क्या कहता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, इसका परिणामी निकालो, तो परिणामी का मतलब हो दोनों का योगफल,
फिर कहता है किसी सदिश की दिशा में चाहे इकाई सदिश निकालना हो, चाहे उस सदिश के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालना हो, वही तरीका है। वे सदिश अपान उसी सदिश का मापांक। ठीक है, तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी हो गया ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश होगा ए प्लस बी अपान ए प्लस बी का मापांक। चाहे ए प्लस बी के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तब भी क्या लिखोगे, ए प्लस बी अपान ए प्लस बी का मापांक। ठीक है, तो मान लो उसकी दिशा में इकाई सदिश जो आया है उसको हम एन कैप मान लिए। क्या मान लिए, सुनो, मान लेते हैं कि ए प्लस बी के परिणामी सदिश की दिशा में इकाई सदिश जो है उसको हम दर्शा लिए एन कैप से। तो ये आएगा ए प्लस बी अपान ए प्लस बी का मापांक से निकलेगा ना। अब आभीष्ट सदिश क्या होगा, 5 एन कैप। आभीष्ट सदिश क्या होगा, 5 एन कैप। क्यों, 5 एन कैप का मापांक निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये इकाई सदिश आगे गुणा है। किसी संख्या के आगे इकाई सदिश का गुणा कर दोगे तो उसका मापांक निकालोगे तो 5 रहेगा। 5 यदि है तो 10 है, तो 10 के साथ 10 के आगे इकाई सदिश का गुणा कर दो तो उसका मापांक निकालोगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश हल लिखो। वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का परिणामी सदिश क्या होगा, बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ए के स्थान पे क्या लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, प्लस वेक्टर बी के स्थान पे क्या लिखोगे, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ऐसे तो 2i i के क्या होगा 3i, 3j से 2j निकाला तो j, माइनस k और k तो क्या होगा 0k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और बी की परिणामी सदिश के समांतर सदिश की दिशा में लिखो। अब वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के परिणामी सदिश के समांतर सदिश की हाँ 0 की कैप लिखो, चाहे ना लिखो उसको चाहे। तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के परिणामी सदिश के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या लिख लेते हैं हम, एन कैप लिख लेते हैं। एन कैप बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, उस सदिश की दिशा में इकाई ए प्लस बी की दिशा में ए प्लस बी के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश को हम दर्शाए हैं अपनी सुविधा। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी दिशा में इकाई सदिश कैप से दर्शाना चाहिए ना, ऐसे दर्शाना चाहिए। ये असुविधाजनक दिखता है, ए प्लस बी में फिर कैप ऐसे लगाओ, तो हम एन कैप इसको मान लिए। ठीक है, तो ए प्लस बी के स्थान पे क्या लिख दें, 3i प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। इसका मापांक जब निकालोगे तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप अपान रूट 9 1 10 रूट 10 आ गया। तब आभीष्ट सदिश कैसा सदिश कहिए, जिसका मापांक 1 हो, तो आभीष्ट सदिश बराबर 5 एन कैप। तब 5 तो लिखबे करोगे, एन कैप के स्थान पे लिखो 3i कैप प्लस जे कैप अपान रूट 10। ठीक है, इसको परमेयकरण करना चाहो तो 5/√10 है ही, तो √10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ये होगा 3i प्लस जे। तो क्या आ जाएगा ये 5√10/10 और 3i प्लस जे 5 दूना 10, तो क्या आ जाएगा √10/2 और 3i प्लस जे। इसी को और लिखना चाहो तो क्या होगा 3√10 i कैप बटे 2 और ये क्या होगा √10 अपान 2 और ये जे कैप। ये आभीष्ट सदिश है।
इतना भी लिख सकते हो, ये वाला सही है। आगे और बढ़ा के लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो। लिख लिए? शायद आंसर में दिया है 15i/√10 और 5/√10j, ऐसे दिया है। ये वाला दिया है, ये दिया है, चलो हो गया। जो दिया हो आप यहाँ तक सॉल्व कर दो परिमेयकरण करके, ये वाला ज़्यादा सफिशिएंट, यही है आंसर। परिमेयकरण करके लिखो। पर किताब में कभी कहीं कुछ भी लिख देता है, कहीं से छोड़ दिया। आप जहाँ तक सलूशन होता है वहाँ तक हल करने की कोशिश करो, चाहे किताब में जहाँ आंसर लिखा हो, जो लिखा हो। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 15 नंबर, दिक्कोज्जा। देखो इसीलिए पहले दिक्कोज्जा वाला पहले पढ़ाए थे, सदिश नहीं पढ़ाए थे। सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक्कोज्जा ज्ञात कीजिए। दिक्कोज्जा ज्ञात कीजिए। दिक्कोज्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब इसको अच्छे से समझना है। दिक्कोज्जा है, समझाने में बहुत है, वैसे लिखने के लिए 2 लाइन में लिख देंगे। पर दिक्कोज्जा को समझाना चाहते हैं क्या होती है। आपको ये पता है, कोई सुनो, कोई सरल रेखा एस अक्ष बाई एस जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, आपको बताए थे ना दिक्कोज्जा की परिभाषा। कोई सरल रेखा, मान लो एस अक्ष है, ये बाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। कोई सरल रेखा एस अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, बाई अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, उन कोणों का अल्फा बीटा ये गामा है। तो कास अल्फा कास बीटा और कास गामा को रेखा का क्या कहते हैं? दिक्कोज्जा। क्या कहते हैं? अभी पूछ दिया सच की दिक्कोज्जा है तो 100 एस एच की, बाई एस की 0 1 0 और जेड एस की 0 0 1 लिखवाया था पहले साहब। ठीक है, तो सुनो, तो यहाँ पे कास अल्फा कास बीटा कास गामा रेखा ओपी की दिक्कोज्जा कहलाएगी। कोई सरल रेखा एस एच के साथ जो कोण बनाती है, उन कोणों के कोसाइन को उस रेखा की दिक्कोज्जा कहते हैं। ये जानते हो कि कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ये भी जानते हो कि इकाई सदिश किसे कहते हैं? जिसका मापांक 1 हो, जिसका मापांक क्या हो उसे इकाई सदिश कहते हैं ना। ठीक है, तो जब कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा का मान 1 होता है, तो इनके आगे आई कैप जे कैप के कैप लगा के एक वेक्टर बना दो, तो वह भी तो इकाई सदिश कहलाएगा। देखो यहाँ पे मान लो वेक्टर आर मान लेते हैं इसको, या वेक्टर एन कैप मान लेते हैं। वेक्टर एन कैप बराबर कास अल्फा आई कैप कास बीटा जे कैप कास गामा के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एन कैप इकाई सदिश को दर्शाने की परंपरा है। तो इसका मापांक जब निकालोगे, तो मापांक जब निकालोगे तो क्या आना चाहिए? निकालो मापांक, तो क्या लिखोगे? कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा। तो इसका मान क्या होता है? √1 1 का वर्गमूल 1 है। तो इस सदिश का मापांक एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इकाई सदिश के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं कास अल्फा आई कैप प्लस कास बीटा जे कैप कास गामा के कैप। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका मापांक करने से 1 आता है। और मात्रक सदिश की परिभाषा भी क्या है? यही है कि जिस सदिश का मापांक 1 होता है उसे कहते हैं मात्रक सदिश। ठीक है, इसलिए हम एन कैप के स्थान पे, इकाई सदिश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कास अल्फा आई कैप प्लस कास बीटा जे कैप प्लस कास गामा के कैप। ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसकी दिक्कोज्जा निकालने के लिए क्या करें? इसका नाम रख लो वेक्टर ए, और वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश निकाल लो। क्या निकाल लो? वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, तो इसकी दिशा में इकाई सदिश जब निकालोगे तो क्या आएगा? वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक ए कैप बराबर, और ए कैप के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ए कैप हर एक इकाई सदिश के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। ए कैप के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कास अल्फा आई कैप कास बीटा जे कैप कास गामा के कैप।
और दोनों पक्षों से आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक की तुलना कर दोगे तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा की वैल्यू मिल जाएगी। और कास अल्फा कास बीटा कास गामा की वैल्यू ही क्या कहलाएगी? सदिश की दिक्कोज्जा। किसी भी इकाई सदिश के स्थान पर यह लिखा जा सकता है, किसी भी इकाई सदिश के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? कास अल्फा आई कैप प्लस कास बीटा जे कैप प्लस कास गामा के कैप। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसका मापांक 1 होता है। क्या होता है? मापांक 1 होता है। ठीक है, तो पहले हम जो सदिश दिया है उसका नाम रख लेते हैं क्या? वेक्टर ए। माना वेक्टर ए बराबर क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तब वेक्टर ए की दिक्कोज्जाएं हमें ज्ञात करना है। दिक्कोज्जा हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश बराबर इकाई सदिश n इन ए कैप बराबर क्या? वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक, यही ना? तो ए कैप बराबर वेक्टर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ए कैप बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बराबर यहाँ क्या लिख दोगे? 1 4 आइए 9। तो ए कैप बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? 9 1 10 रूट 14। ठीक है, अब किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? कास अल्फा आई कैप कास बीटा जे कैप कास गामा के कैप। बट वी नो दैट, किंतु हम जानते हैं ए कैप बराबर क्या होता है? कास अल्फा आई कैप कास बीटा जे कैप कास गामा के कैप। किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश के स्थान पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम रख लो इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रख लो इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड देखो ए कैप की वैल्यू ये भी है, ए कैप की वैल्यू ये भी है, तो तुलना कर दो। दोनों का बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर। तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा? आई कैप या लिख सकते हैं 1/√14 आई कैप 2/√14 जे कैप 3/√14 के कैप बराबर क्या लिख सकते हैं? कास अल्फा आई कैप कास बीटा जे कैप और कास गामा ये होगा के कैप। तो तुलना करो, आई कैप का गुणांक इधर कास अल्फा है तो इसमें आई कैप का गुणांक क्या है? 1/√14। तो कास अल्फा बराबर क्या हो गया? 1/√14। कास बीटा बराबर क्या हो गया? 2/√14। कास गामा बराबर क्या हो गया? 3/√14। अतः वेक्टर ए की दिक्कोज्जाएं बराबर यल एम एन बराबर 1/√14 कामा 2/√14 कामा 3/√14 ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से दिक्कोज्जा निकाल सकते हैं। या कि और आसान तरीके से निकालना है डायरेक्ट, तो नोट फर्स्ट लिखो तो बताते हैं। वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप का दिक् अनुपात अदिश घटक ही दिक् अनुपात कहलाएगा। किसी सदिश का अदिश घटक क्या कहलाता है? दिक् अनुपात। तो यहाँ अदिश घटक क्या है? A1 A2 A3 A1 A2 A3। ठीक है, अब वेक्टर तो जब दिक् अनुपात मिल गया तो दिक्कोज्जा मिल जाएगी कि नहीं? तथा वेक्टर ए की दिक्कोज्जाएं
पर एल एम एन बराबर जानते हो क्या लिख सकते हो आप, A1 अपान वेक्टर ए का मापांक कामा A2 अपान वेक्टर ए का मापांक कामा A3 अपान वेक्टर ए का मापांक। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से भी निकालेंगे। सेकंड मेथड लिख के देते हैं जो आपको आप पसंद आए, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का दिक अनुपात क्या होगा? सर अगर बोले जिसकी संख्या निकालना था मापांक सदिश, तो उसका बट वो संख्या लिख देंगे उसके बटे में वही। हाँ, अदिश घटक बटे उस सदिश का मापांक। तो A1 है तो A1 मापांक निकालेंगे। A1 बटे वेक्टर ए का मापांक, A2 बटे वेक्टर ए का मापांक, A3 ते सदिश क्या दिक को जाएगा? नहीं होगा A3 बटे A3 का मापांक, ऐसा नहीं होगा सर। नहीं, A3 का मापांक है, वो तो अदिश घटक है, तो आई कैप जे कैप पद में थोड़ी है, वो तो संख्या है कोई। तो मापा किसी संख्या का मापांक कैसे निकालोगे? 15 का मापांक कैसे निकालोगे? 15 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए का मापांक जब निकालोगे तो वही ना आ जाएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। यही तो अपन फार्मूला भी तो जानते थे आप। जब सुनो, पहले ABC दिक अनुपात रहता था तो दिक को जब पहले निकालते थे क्या लिखते थे? A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब वेक्टर ए का मापांक करेंगे तो वही ना आएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का गूगल स्क्वायर पे प्लस फॉर A3 का बिजनेस स्क्वायर। में 20 रुपए मिले। जैसे ये सदिश ये ना है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 का, इसका मापांक निकालो तो अंडर रूट में क्या आएगा? A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर नहीं आएगा। तो A1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर। अब A2 अपॉन रूट ऑफ अंडर रूट A2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर, A3 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। पहले भी आप यही जानते थे, रेखा का दिक अनुपात ABC हो तो दिक कोज्जा निकालने का ये तरीका था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यही तो यहाँ भी आ जाता है। वेक्टर ए का मापांक करोगे तो वही ना आने वाला है, जो ऊपर है उनके वर्गों का योगफल का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। देखो, दिक अनुपात तो आ गया ना, दिक अनुपात क्या हो गया? ये होगा 1 2 3 1 2 3। अब वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिक को जाएं, तो दिक को जाएं कैसे लिखोगे इसको? 1 अपान वेक्टर ए का मापांक, 2 अपान वेक्टर ए का मापांक और 3 अपान वेक्टर ए का मापांक। तो क्या लिख दोगे? 1 अपान वेक्टर ए का मापांक करोगे भी तो वही आएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 अपान 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 अपान अंडर रूट क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे। तो 1 अपान क्या आएगा? रूट 14, और 2 अपान रूट 14 और 3 अपान रूट 14, वही आने वाला है। जो आई कैप जे कैप के गुणांक रहेंगे तो वो दिक अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और उसके मापांक का भाग दे दोगे सभी में तो दिक को जा आ जाएगी। वही फार्मूले बन जाता है फिर। A1 अपान अंडर रूट, इसको सॉल्व करोगे तो वही ना बन जाएगा। A1 अपान अंडर रूट बनेगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर। ये तो फार्मूला भी जानते, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात दिक कोज्जा में संबंध यही ना था। और यहाँ पे A2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A2 A3 का स्क्वायर, A3 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर, ऐसे ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दिक कोज्जा दिक अनुपात निकाल सकते हैं। 2 तरीके बताए गए, जिनमें से आपको ज़्यादा अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। जैसे वेक्टर R बराबर लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 7k का दिक अनुपात दिक कोज्जा निकालो। दिक अनुपात व दिक कोज्जा, दिक कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? कौन सा तरीका आप लगाओगे आप? गुणांक होंगे। हाँ, वेक्टर R का दिक अनुपात,
वेक्टर आर का दिक् अनुपात सदिश घटक के तो उसका मापांक बराबर ए बी सी बराबर ऐसे लिख दो 2 3 नहीं पाता नहीं सर 2 3 7 वेक्टर आर की दिक् को जाएं, आर की दिक् को जाएं तो क्या लिखोगे 2/r का मापांक 3/r का मापांक और 7/r का मापांक, ये ठीक है। तो ये तो ऐसे बता रहे हैं आप 2/r का मापांक जब निकालो तो क्या आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3/√2 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर क्या 7/√3 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2/√ ऑफ 4 4 9 13 49 13 49 13 49 62, 62 ये होगा 3/√62 7/√62, ये दिक्कत जा गई। इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। तो आ सकता है हाँ आता है, हमेशा आता है क्वेश्चन। देखो अगला एनसीईआरटी का, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों, कौन अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ समान कोण बनाता है, साथ बराबर झुका है, हाँ बराबर झुका है, समान कोण बनाता है। बराबर झुका है मतलब क्या हुआ, बराबर कोण बनाता है। इसको क्या लिख लेंगे, जो सदिश दिया है उसका नाम वेक्टर आर रख लिए या ए रख लिए, जो रखना चाहो। तो वेक्टर ए बराबर क्या हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए की दिशा में क्या निकाल लोगे, इसमें सबसे वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश निकाल लो, ए कैप। आई कैप के स्थान पे क्या लिख दो, कास अल्फा आई कैप प्लस कास बीटा जे कैप प्लस कास गामा के कैप, तुलना कर दो और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू समान दिखा दो। तो यहाँ पे देखो, तो वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश बताओ क्या होता है, cos अल्फा आई ए कैप बराबर इकाई सदिश ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक, यही ना। तो ए कैप ए क्या इकाई सदिश या मात्रक सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान अंडर रूट क्या लिख दोगे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ए कैप बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अंडर रूट क्या लिख दें 3, अंडर रूट 3। तो ए कैप बराबर होगा 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप, ऐसे हुआ। अब आप ये जानते हो बट वी नो दैट किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश को क्या लिखते हैं हम, कास अल्फा ए कैप बराबर कास अल्फा आई कैप कास बीटा जे कैप कास गामा के कैप, ऐसा लिखते हैं। किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश को हम यही से लिखते हैं। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, क्या होगा, समान होगा। तो तुलना कर दो, तुलना कर दो तो क्या आएगा, तुलना करने पर आएगा 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप बराबर क्या, कास अल्फा आई कैप कास बीटा जे कैप कास गामा के कैप। अब दोनों पक्षों से हम क्या करें, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों
से अदिश घटक की तुलना करने पर, अदिश घटक की तुलना करने पर, अदिश घटक इसका क्या है 1/√3, तेजस इधर क्या है cos अल्फा, ये अदिश घटक लिखते हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3 ये अदिश घटक है। इधर क्या है अदिश घटक cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, यही ना। इसका मतलब क्या हुआ इम्प्लाइज cos अल्फा का मान भी 1/√3, cos बीटा का मान भी क्या है 1/√3, cos गामा का मान भी क्या 1/√3। तो अल्फा बराबर क्या होगा cos इनवर्स 1/√3, बीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स 1/√3, गामा बराबर क्या होगा cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड हो गया। इसका नाम क्या होगा फोर्थ, और इसका नाम क्या होगा फिफ्थ। फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, तो क्या होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। सब वैल्यू सेम है कि नहीं है, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू सेम है कि नहीं है। इसका मतलब वेक्टर आर तीनों अक्षों से समान कोण बनाता है। अल्फा बीटा गामा वही ना है, एक वेक्टर के द्वारा तीनों अक्षों से बनाए गए कोण हैं। स्पष्टतः वेक्टर ए, स्पष्टतः वेक्टर ए तीनों अक्षों से समान कोण बनाता है, कोण बनाता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आने का अर्थ क्या हुआ कि वेक्टर जो दिया गया वेक्टर है जिसका नाम हम ए रख लिए हैं, ये वेक्टर तीनों अक्षों से समान कोण बनाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आ गया। कास अल्फा की जो वैल्यू है, जो कास बीटा की वैल्यू है, कास गामा की वैल्यू सेम है कि नहीं है। तीनों की वैल्यू कास इनवर्स 1/√3 है। इसका मतलब वेक्टर ए तीनों अक्षों से समान कोण बनाता है, या तीनों अक्षों से समान कोण से झुका है, समान कोण से झुका है। लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। बिंदुओं क्या दिया है, बिंदुओं 1 2 -3, हाँ ए 1 2 -3 एवं बी जिसका निर्देशांक क्या है -1 -2 1, -1 -2 1 को मिलाने वाले, क्या है को मिलाने वाले एवं ए से बी की ओर एवं ए से बी की ओर, या ए बी ए से बी की ओर, ए से क्या लिखा है किताब में ए की बी की तरफ जस्ट सर्विस की, ए से बी की तरफ, बी की तरफ, हाँ इनिशियल पॉइंट ए हो टर्मिनल पॉइंट बी हो की तरफ सदिश से, दिष्ट सदिश में तो वही है, दिष्ट सदिश क्या क्या लिखा है ए प्लस बी दिष्ट सदिश
की ओर लिखा है ना, नहीं सर, की ओर दिष्ट, दिष्ट की तरफ दृष्टि सदिश की दिक् को जाती है। इसका मतलब यही है, सेंस ये निकलता है कि ए को बी से मिला दो तो जो सदिश बने उसकी दिशा में क्या निकालना है आपको, दिक् को जा। हाँ, दिक् कोज्जा ज्ञात करना है। यानी सीधी सी बात है कि ए बी का दिक् कोज्जा निकालना है। ए बी का ए को मिलाएंगे तो प्रारंभिक बिंदु क्या होगा सदिश का, ए होगा, अंतिम बिंदु क्या होगा, बी। ए को बी से जब मिलाएंगे तो प्रारंभिक बिंदु ए हुआ, अंतिम बिंदु बी, तो ए बी की दिक् कोज्जा निकालना है। ठीक है, ए की ओर दिष्ट सदिश की दिशा में, अरे हम सीधे उसका सेंस लिखे देते हैं, बी की तरफ लिखा सर। ए से बी, आंसर लिखिए, हल लिखिए। वेक्टर ए बी की दिक् कोज्जा ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी की दिक् कोज्जा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया है ए का निर्देशांक 1 2 -3 और बी का निर्देशांक -1 -2 1। तो ए का स्थित सदिश क्या लिखोगे, वेक्टर ओ ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। अब बी का स्थित सदिश क्या लिखोगे, ओ बी बराबर क्या लिखोगे, -i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए बी पहले निकाल लो। तो वेक्टर ए बी जब निकालोगे तो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ए को बी से मिलाना है। ठीक है, तो जो सदिश बनेगा उसका दिक् कोज्जा आपको निकालना है। तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी के स्थान पे क्या लिख दें, -i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। आइए क्या होगा, ओ ए के स्थान पे क्या लिख दोगे, i कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, ऐसे। तो क्या लिख दोगे, -i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप -i कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे। -i तो -2i, 2j तो -4j, ये 4 के कैप, ऐसे वेक्टर ए बी। ठीक है, तो वेक्टर ए बी बराबर -2i कैप -4j कैप प्लस 4 के कैप। ये हुआ। अब लिखो वेक्टर ए बी का दिक् अनुपात, ठीक है, वो मापांक याद करने हाँ, दिक् अनुपात बराबर क्या होगा, -2 -4 4। अब वेक्टर ए बी की दिक् कोज्जा, ए बी की दिक् कोज्जा क्या लिखेंगे, -2 अपान वेक्टर ए बी का मापांक -4 अपान वेक्टर ए बी का मापांक 4 अपान वेक्टर ए बी का मापांक। तो माइनस क्या लिखोगे, -2 अपान वेक्टर ए बी का मापांक लिखो, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर -4 अपान, यही फिर से लिखो, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर क्या लिखो, 4 अपान, यही लिखो, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एल एम एन बराबर -2 अपान, इसका सबका बर करो तो 2 का बर क्या होगा, 4 4 चौक 16 16 16 32 4 36 होगा, 6 आएगा। तो -4/6, ये क्या होगा, 4/6, काट भी सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, एल एम एन बराबर -1/3 -2/3, ऐसे ना। ये क्या होगा, 2/3। ये हुआ दिक् कोज्जा। इनके वर्गों का योगफल करोगे तो एक आएगा, तो पक्का भरोसा हो जाए कि हाँ ये दिक् कोज्जा है। ठीक है,
अब आगे लिखो नोट, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समांतर सदिश होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बताने के लिए इसकी ज़रूरत है। देखो वेक्टर ए, सुनो इस बात को पहले, वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर सदिश कहलाते हैं यदि वेक्टर ए बराबर एम इंटू वेक्टर बी हो या वेक्टर बी बराबर एम इंटू वेक्टर ए हो। एम कोई संख्या है, वेक्टर ए बराबर एम इंटू वेक्टर बी हो अथवा वेक्टर बी बराबर एम इंटू वेक्टर ए हो। नहीं, कुछ कॉमन लेने के बाद वही वेक्टर आ जाए। जैसे मान लो वेक्टर ए बराबर दिया है ना, वेक्टर ए बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे दिया है। और वेक्टर बी बराबर मान लो दिया है क्या, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे दिया है। तो वेक्टर बी बराबर दो कॉमन ले लो आप, तो क्या हुआ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए। तो 2 इंटू वेक्टर ए, तो इसका मतलब वेक्टर ए और बी समांतर है। ठीक है। अब चाहे मान लो ऐसे भी दिया हो कि वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और 3j कैप मान लो, और फिर 3k कैप, ऐसे दिया है। अब वेक्टर बी बराबर ऐसे दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर ए को लिख सकते हो आप, 3 कॉमन ले लिए तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ गया। तो वेक्टर ए बराबर क्या लिख दिए, 3 इंटू वेक्टर बी कैप। तो इसका मतलब ये अभी समांतर है। ठीक है। तो दो सदिश समांतर कब कहलाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर कब कहलाएंगे, वेक्टर ए बराबर एम इंटू वेक्टर बी हो चाहे वेक्टर बी बराबर एम इंटू वेक्टर ए हो, तब दोनों सदिश क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश। ठीक है। तो यही वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समांतर सदिश कहलाते हैं यदि वेक्टर ए बराबर एम इंटू वेक्टर बी हो या वेक्टर बी बराबर एम इंटू वेक्टर ए हो। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। क्वेश्चन ये है, कहाँ है, दर्शाइए कि सदिश। एक चीज़ और लिखना भूल गए हम। जैसे मान लो जब वेक्टर ए बराबर एम इंटू वेक्टर बी है तो इससे दो बातें पता चलती हैं, क्या, कि वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी के मापांक का यम गुना है। ठीक है। और वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर भी है, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान भी है। ठीक है। नोट सेकंड लिखो, नोट फर्स्ट नोट सेकंड। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी का अर्थ है, नंबर फर्स्ट, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी की दिशा समान है, दिशा समान है। नंबर दो, वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं। नंबर तीन, वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक क्या होगा, वेक्टर बी के मापांक का यम गुना है। वेक्टर ए का मापांक बी के मापांक का यम गुना है। तो जब यम गुना है तो यम का गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। वेक्टर ए का मापांक मान लो 2 गुना है वेक्टर बी के मापांक का, तो इसमें 2 का गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ए बराबर एम इंटू वेक्टर बी लिखा, तो इससे 3 अर्थ का बोध होता है। पहला क्या, कि वेक्टर ए और बी की दिशा समान है। दूसरा अर्थ कि वेक्टर ए और बी समांतर हैं। तीसरा अर्थ क्या, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी के मापांक का यम गुना है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे नोट थर्ड लिखा है ऐसे, वेक्टर ए बराबर 2 इंटू वेक्टर बी है। इसका अर्थ क्या हुआ, नंबर फर्स्ट, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी की दिशा समान है, समान है। दूसरा क्या है, वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के। तीसरा क्या अर्थ निकला, ए का मापांक बी का मापांक का दुगुना है। वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी के मापांक का 2 गुना है, 2 गुना है। इसका अर्थ ये है। ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है किताब वाला, लिखे नहीं आप लोग, ऐसे स्टोरी सुनते भरो, लिख चुके। चलो देखो आगे, दर्शाइए कि सदिश
दर्शाइए कि सदिश, माइनस 11 हाँ, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप और माइनस 4i कैप 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख हैं। दो सदिश संरेख, दो सदिश संरेख होंगे यदि वेक्टर बी बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर ए या वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी, यही समरेख होने की भी शर्त है। ठीक है, ट्यूशन में है सर ये। नहीं ये तो हम थोड़ा सा लिख याद दिए, क्वेश्चन में तो इतना है ना। संरेख होंगे यदि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए और वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी, या एम इंटू लिख दो चाहे लैम्डा लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखा, इस प्रकार की स्थिति दिखा दो तो समरेख भी होंगे और क्या और बताए थे समांतर भी होंगे। ठीक है, विशेष समान में सब एक सर है। तो देखो तो दिया है दो सदिश, एक सदिश का नाम क्या रख लें, वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस माइनस 8k कैप। ऐसे ना, अब देखते हैं, देखने से पता चल रहा है कि वेक्टर बी बराबर क्या है। इससे हम कॉमन ले लेते हैं -2, कॉमन ले -2 तो क्या बचेगा, 2i कैप माइनस 3j कैप -4 प्लस 4k कैप। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर 2 इंटू वेक्टर ए आ गया। ठीक है, जो कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए के रूप का परिणाम है, जो यह दर्शाता है कि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समरेख हैं या संरेख हैं, संरेख हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए कि बिंदु, कौन बिंदु, ये जिसका निर्देशांक 1 -2 -8 है, -2 -8, बी जिसका निर्देशांक 5 0 -2 है, 5 0 -2, और सी जिसका निर्देशांक क्या दिया है, 11 3 7, क्या लिखा था, 11 3 7 है। अरे क्वेश्चन तो मिल जाएगा। हमारे प्रश्न है। 11 3 7 है, हाँ ठीक है। 11 दिन साफ है। संरेख हैं, बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात। हाँ संरेख हैं, बी द्वारा एसी को
विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले क्या दिखाओगे? समरेख दिखाना है। तो समरेख दिखाने के लिए क्या करना होगा? AB और BC वेक्टर निकालो और AB बराबर लैम्डा इंटू BC दिखाओ, चाहे BC बराबर लैम्डा इंटू AB दिखाओ, इसका मतलब समरेख हो जाएगा। ठीक है। तो इस दिया है 3 बिंदु, कौन कौन? एक A है जिसका निर्देशांक है 1 - 2 - 8, B जिसका निर्देशांक है 5 0 - 2, 80 जिसका निर्देशांक है 11 3 7। ठीक है। तो क्या लिख दोगे? पहले OA बराबर हो जाएगा I कैप - 2J कैप - 8K कैप। OB बराबर क्या लिख दोगे? 5I कैप 0J कैप -2K कैप। OC बराबर क्या होगा? 11I कैप + 3J कैप + 7K कैप। ऐसे वेक्टर AB और BC निकालो। वेक्टर AB निकालो तो क्या आएगा? OB - OA। ठीक है। क्योंकि AB बराबर लैम्डा इंटू BC दिखाओगे अथवा BC बराबर लैम्डा इंटू AB दिखाओगे, अथवा ऐसे भी दिखा सकते हो कि AB बराबर लैम्डा इंटू AC दिखाओ, चाहे AC बराबर लैम्डा इंटू AB दिखाओ। एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लो B इसमें है तो B इसमें कॉमन पॉइंट B है, इसमें कॉमन पॉइंट A है। एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। ठीक है। तो ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ, दोनों सही माने जाएंगे। दोनों से दिखा सकते हो। AB = लैम्डा इंटू BC दिखा दो, चाहे BC = लैम्डा इंटू AB दिखा दो, तो दोनों ABC क्या हो जाएंगे? समरेख। क्या हो जाएंगे? समरेख। तो यहाँ पे AB निकालते हैं पहले। तो AB निकालने का ही तरीका है ना, OB - OA। तो OB की वैल्यू क्या है? 5I कैप + 0J कैप - 2K कैप। अब माइनस लगाओ OA के स्थान पे, I कैप - 2J कैप - 8K कैप। तो क्या होगा? 5I से I निकला तो 4I, 0J तो +2J -2K और +8K से 2K निकला तो 6K। तो ये क्या आ गया? वेक्टर AB। ठीक है। अब वेक्टर BC निकालते हैं। वेक्टर BC निकालोगे तो क्या होगा? OC - OB। OC की वैल्यू क्या है बताओ? 11I कैप 3J कैप + 7K कैप। और माइनस OB के स्थान पे क्या लिख दोगे? 5I कैप + 0J कैप - 2K कैप। तो 11I से 5I निकला, 11 से 5 निकला, क्या बचेगा? 6I कैप। 3J से 0J निकला, 7K से 2K निकला, 7 2 9K। ठीक है। अब क्या करते हैं? इसी को, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं हम? इससे कॉमन क्या ले सकते हैं? 3। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2I हाँ J सर। हाँ 3K कैप। ऐसे अब यहाँ पे आपको AB लिखने के लिए 4 की ज़रूरत है। 4I + 2J + 6K। इसका मतलब 2 का गुणा करने की ज़रूरत है। तो 2 का गुणा कर तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो 3/2 किए तो 4I कैप + 2J कैप, ये 6K कैप हुआ। और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? AB। तो क्या आ गया? BC बराबर 3/2 और वेक्टर AB। ठीक है। वेक्टर BC बराबर क्या आ गया?
BC बराबर क्या आ गया 3/2 वेक्टर AB, जिसका अर्थ है कि BC और AB समांतर हैं, जिसका अर्थ है कि BC एवं AB समांतर हैं, ठीक है। किंतु उभयनिष्ठ B है होने की वजह से, किंतु उभयनिष्ठ बिंदु B होने की वजह से, वजह से BC और AB क्या होंगे, समपाती होंगे, अब BC और AB जब समपाती होंगे तब बिंदु ABC समरेख होंगे, संरेख होंगे। बिंदु ABC क्या होंगे, संरेख क्यों होंगे, क्योंकि AB और BC समपाती हैं, इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है। और जब समपाती हैं तो क्या होंगे, बिंदु ABC समरेख होंगे। सर केंद्र भी क्या करना है? हाँ अभी और भी निकालना है। समरेख होंगे, ठीक है, लिख लेते ना। अब निकालना है कि क्या पूछा है, BAC को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि BAC को लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। देखो तो लिखते हैं आगे, क्या कहता है, BAC को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं BAC को लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में विभाजित करता है। लिखते हैं लैम्डा रेशियो या के रेशियो, कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लो अनुपात वैसे मानते क्या हो आप लोग, M1 रेशियो M2 ना मानते थे, ठीक है। तो इसको अनुपात जैसे M1 रेशियो M2 का मतलब होता है M1/M2, यही ना। और कोई भिन्न दुनिया का हो, 2/3 मान लो भिन्न है, तो इस भिन्न के अंश और हर में समान संख्या का भाग दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2/55 कर दिए और 3/55 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 55 कट जाएगा, तो आएगा वही ना। तो जैसे यहाँ पे M1 रेशियो M2 है, इसका मतलब M1/M2 है, तो हम किसी संख्या का ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं, तो हम M2 का भाग देते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर क्या होगा, M1/M2 ना, क्या होगा ऊपर M1/M2 और नीचे क्या होगा 2/M2। ये कट गया तो क्या आ गया M1/M2/1। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, M1/M2 रेशियो 1। तो M1/M2 को अपनी सुविधा के लिए लैम्डा मान लिए, तो लैम्डा रेशियो 1, और लैम्डा का मान जो आएगा वो है M1/M2। M1/M2 यानी लैम्डा का मान कहलाएगा, ठीक है। तो रेशियो के लिए तो यहाँ पे 2 वेरिएबल थे M1 और M2, लेकिन 2 वेरिएबल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू निकालना आसान हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ M1 और M2 को हम एक वेरिएबल में बदल दिए, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी तो समझ जाना भी M1/M2 की वैल्यू है, M1/M2 की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या लिख ले, माना B वेक्टर AC को लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। माना बिंदु B वेक्टर AC को लैम्डा रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AC वेक्टर बना लिए, और यहाँ पे B, और ये लैम्डा रेशियो 1। अब हम ये तो नहीं जानते कि अंतः है कि बाह्यतः है, तो हम क्या लगाएंगे, बाह्यतः का फार्मूला, अंतः का फार्मूला लगाएंगे। लैम्डा की वैल्यू माइनस में आ गई तो बाह्यतः हो जाएगा। हम जानते तो नहीं है अभी ना कि बाह्यतः विभाजन है कि अंतः विभाजन है, तो हम ऐसा क्या माना करेंगे, अंतः विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे। यदि लैम्डा की वैल्यू माइनस में आ गई तो समझ जाना कि बाह्यतः रहा होगा, ठीक है।
अब प्लस में आ गई तो इसका मतलब अंता ही रहा होगा। अगर लेमडा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू से मतलब नहीं है, लैम्डा की वैल्यू माइनस आएगा तो मान लो बहता है, प्लस आएगा तो अंता है। ये प्रमाणित हो चुका है, पीएचडी हो चुकी है इस पर। ठीक है, अब आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है यहाँ। जीरो है तो सर, हैं जीरो है तो रेशियो कहाँ आएगा, जीरो उबे न करेगा, जीरो आ गया तो उबे न करेगा, इम्पॉसिबल कंडीशन। जब समरेख है तो जीरो कैसे आएगा, समरेख ना होता तब ऐसा हो सकता है। समरेख है तो किसी न किसी अनुपात में विभाजित करते होगा, तो जीरो कैसे आएगा। जब समरेख सिद्ध न किए होते तो हो सकता है कि आएगा, तो इम्पॉसिबल कंडीशन माना जाता। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे लैम्डा, तब अंतःखंड सूत्र से, तब अंतःखंड सूत्र से या खंड सूत्र से, सेक्शन फार्मूला से, तो ओ क्या होता है बताओ, ओ बी बराबर लैम्डा इंटू ओ सी प्लस 1 इंटू ओ ए अपान लैम्डा प्लस 1, यही ना। लैम्डा इंटू ओ सी और 1 इंटू ओ ए अपान लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू बी का पोजीशन वेक्टर, बी का इसी सदिश। अब ये सब वैल्यू आपको पता है। ओ बी के स्थान पे क्या लिख दें, ये 5 आई कैप 0 जे कैप -2 के कैप, और लैम्डा इंटू ओ सी के स्थान पे क्या लिख दें, 11 आई कैप 3 जे कैप 7 के कैप, ऐसे 1 गुणे ओ ए के स्थान पे क्या है, आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप बटे लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1। अब क्या लिखेंगे, 5 आई कैप 0 जे कैप, ये -2 के कैप, ऐसे। अब क्या करेंगे इसको, इसमें देखो क्या है, 11 लैम्डा प्लस 1 आई कैप होगा, 11 लैम्डा आई कैप 3 लैम्डा जे कैप 7 लैम्डा के कैप प्लस आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप बटे क्या लिख देंगे, लैम्डा प्लस 1। ठीक है, इम्प्लाइज 5 आई कैप 0 जे कैप 2 के कैप इज इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 1, 11 लैम्डा प्लस 1 आई कैप, फिर क्या होगा 3 लैम्डा -2 ए जे कैप 7 लैम्डा -8 के कैप, ये क्या होगा लैम्डा प्लस 1, ये क्या होगा लैम्डा प्लस 1, ये भी क्या हुआ लैम्डा प्लस 1। ठीक है, सबके बटे में अलग अलग कर दिए। अब दोनों पक्षों से आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने कर दो, तो क्या होगा 11 लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 3 लैम्डा -2 अपान लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 7 लैम्डा -8 बटे लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -2। इसी से लैम्डा की वैल्यू निकालो, समान आएगा क्योंकि समरेख आ चुका है, पहले से पता है। तो 11 लैम्डा प्लस 1 बराबर 5 लैम्डा प्लस 1, 5 यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे एक लिखो तिर्यक गुणा, तो 3 लैम्डा -2 बराबर 0। यहाँ पे क्या होगा 7 लैम्डा -8 बराबर -2 लैम्डा -2। देखो 11 लैम्डा -5 लैम्डा बराबर 5 - 1, 3 लैम्डा बराबर 2, 7 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा बराबर 8 - 2। तो ये देखो 11
लैम्डा से 5 लैम्डा निकल गया, तो 6 लैम्डा बराबर 4, 3 लैम्डा बराबर 2, ये क्या होगा 9 लैम्डा बराबर 6। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालो 4/6, लैम्डा की वैल्यू 2/3, लैम्डा की वैल्यू 6/9, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 तिका 9, लैम्डा बराबर क्या आ गया 2/3, लैम्डा बराबर 2/3, ठीक है, और लैम्डा बराबर 2/3। यदि समरेख है तो निश्चित रूप से आएगा समान लैम्डा की वैल्यू ईच कंडीशन में। आपका किसी में लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आ गई तो नहीं आएगा, समरेख आ चुका है, समरेख ना आया होता तब ऐसा होता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा रेशियो 1 का मतलब ये हुआ m1/m2 रेशियो 1, यानी m1/m2 का रेशियो क्या हुआ 2/3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, B AC को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू धनात्मक आई है। लैम्डा की वैल्यू धनात्मक आना इस बात को प्रमाणित करता है कि विभाजन अंतः है। यदि लैम्डा की वैल्यू माइनस में आई होती तो इस बात को प्रमाणित करता है कि विभाजन बाहतः है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है, तो लैम्डा का मान धनात्मक आना इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि विभाजन अंतः है। यदि मान लो लैम्डा का मान माइनस में आया होता तो विभाजन क्या होता, बाहतः। अतः बिंदु B वेक्टर AC को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अतः बिंदु B वेक्टर AC को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। 2:3 हाँ 2:3 है ना लिखे हैं, 2/3 हाँ 2/3। 2:1 में विभाजित करता अच्छा धोखे से बोल दिए होंगे, वो 2:3 तो लिखे हैं वही ना, 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। ठीक है, जाओ अब आगे कल बताएंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर सदिशों का सदिश गुणन।